हेलो। वीडियो के थंबनेल से आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का इस वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाला है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को होता है फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा डर रहता है। जो बायो बैकग्राउंड के हैं उसको ज़्यादा डर रहता है, कैसे स्टार्ट करे कैसे सॉल्व करे। कभी कभी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम में ही ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो सब को लेके मैंने एक कंबाइंड वीडियो बनाया है। जो भी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं या जिसको थोड़ा सा भी डाउट होता है वो देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये वीडियो और कौन कौन दे सकते हैं? जो भी CSIR वाले हो या गेट वाले हो, इसके लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। या फिर IIT जैम हो या फिर JEE एडवांस हो। ठीक है। इतने लोगों को जरूरत पड़ ही जाएगी, जो भी स्टार्ट कर रही हैं या जो भी एंड में है। ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अपना आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आप लोग डेली एक दो बार देखोगे तो उतने में ही याद रह जाएगा। ठीक है। मैं हर एक का डेरिवेशन नहीं करने वाला हूँ, बस इन शॉर्ट आपको मैं बताऊंगा जो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी होती है फिजिकल केमिस्ट्री के टाइम पे। ठीक है। जो बायो बैकग्राउंड के उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के उसको थोड़ा बहुत पता भी होगा। ठीक है। बट फिर भी आप लोग देख लो, हो सकता है आपके लिए कुछ नई चीजें मिल सकती हो, क्योंकि मेरे पास जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स था उसमें से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्वांटम को छोड़ के, ठीक है, क्वांटम का अलग ही दुनिया है। क्वांटम को छोड़ के जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो जो बेसिक्स है जिसकी जरूरत है आप लोग को, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बन रहा है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की बात की तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग मोल से स्टार्ट करेंगे। 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है? आप लोग पॉज करना और जवाब खुद से देखना, और मैं जो लिख रहा हूँ वो आपसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो नंबर, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? N0 या फिर Na से। आपको जैसे करना हो वैसे करो। इसका वैल्यू क्या होता है? 0.6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। दूसरा, अगर मोल का अगर फॉर्मूला पूछ ले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आप एक बार देख लो मैं मोल को कितने तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। अभी तो दो ही हुआ, अभी तो शुरुआत ही है। ठीक है। तीसरा देखो, मोल, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। ग्राम पर एटम भी होता है, ग्राम पर एटम। ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें मोल क्या होगा? ग्राम इंटू मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अगर आयंस की बात करें तो क्या होगा? मोल इक्वल्स टू ग्राम इंटू आयन। कभी कभी ये सब चीज ना बचकानी लगती है, लेकिन एंड टाइम पे लोग भूल जाते हैं और दिक्कत तो हो ही जाती है। ठीक है। देखो, और आप लोग क्या जानते हैं मोल के बारे में? आप लोग शायद ये जानते होंगे, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ये किसके लिए हो जाएगा? ये एटम के लिए। सेम अगर मॉलिक्यूल्स के लिए पूछे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। ये किसके लिए हो गया? ये मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया। हो सकता है इसमें से आपको पता हो, बट आप एक बार शुरू से अंत तक देख लो, बहुत कुछ नया मिलने वाला है आज। ठीक है। देखो, एक और आता है, ये भी लिख लो यहीं पे, आगे हो सकता है कहीं हम यूज करें तो फिर हो सकता है आप लोग बोले आपने तो बताया नहीं। देखो, 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻90।
ये आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, देखो अब आ जाते एएमयू पे। एएमयू क्या होता है? 1 AMU ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसी को हम लोग मॉडर्न में यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है 1 एवोगाड्रो नंबर, यानी 1/6.023 इंटू 10⁻23, इसमें ग्राम में, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। एक और होता है मोल के लिए, वो मैं लिखना भूल गया, यहीं पे लिख लो। मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ये आई थिंक सबको पता होगा, ये बहुत कॉमन है और यूज भी करते हैं हम लोग। ये किस में होता है? ग्राम में, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट का काफी रोल है। यूनिट अगर इधर उधर हुआ तो बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है, इसलिए आप लोग यूनिट का ज्यादा ध्यान रखो। और फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो जो जो यूनिट दिया गया है वो हर एक स्टेप में आप यूनिट लिखो, ताकि यूनिट में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू NRE। अब आर क्या है हमारा? देखो, इसमें हम लोग क्या क्या फॉर्म में ले सकते हैं। अगर लेना हो तो 0.0821 लीटर इंटू ATM पर केल्विन इंटू मोल, ठीक है। एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर हमारा क्या है? टेम्परेचर हम लोग लेंगे इसमें केल्विन में, इन केल्विन। ऐसा नहीं कि इधर केल्विन है तो इधर सेल्सियस करोगे, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा आपको। प्रेशर किस में लेंगे? ATM में। प्रेशर इन ATM। वॉल्यूम किस में लेंगे? लीटर में लिए हैं तो यहाँ पे भी वॉल्यूम हम लीटर में लेंगे, ठीक है। यूनिट का काफी रोल है। देखो, अगर आपको बार दिया और आपको ATM में लेना हो तो उसका भी कन्वर्जन आप लोग लिख लो। 1 ATM इक्वल्स टू 1.01325 बार। इसलिए 1 ATM की जगह अगर 1 बार रख के पुट करोगे तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा वैल्यू में। देखो 1.01 है तो 0.1 का चेंज आएगा, तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आपको अप्रोक्स आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 ATM की जगह आप लोग 1 बार भी यूज कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, थोड़ा तो वैल्यू चेंज आएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, ये भी लिख लो। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें ओल्ड वाला भी लिख देंगे और नया वाला भी लिखेंगे, आप लोग दोनों ध्यान रखना। सबसे पहले ओल्ड वाला लिखो। टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 ATM और वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। वहीं पर अगर न्यू वाले की बात करोगे, इसमें टेम्परेचर तो सेम है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हमारा चेंज हो जाता है 1 बार और वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाता है 22.7 लीटर। देख रहे हो कितना का चेंज आया? 0.3 का, इधर 22.4 था, इधर 22.7 आ गया, ठीक है। इतना का ही चेंज हुआ है, ओके। देखो, डेंसिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा। डेंसिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम, पूरा ही लिखो, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, पीवी इक्वल्स टू NRE। पीवी इक्वल्स टू, एन के जगह मोल अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, वेट इंटू RT, ये पीवी नीचे आ जाएगा, पीवी, ठीक है। इसी को फिर इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं,
वेट अपॉन, ये वाला वेट अपॉन वी इंटू आर टी अपॉन पी। ये आर टी अपॉन पी को अलग कर ले, वेट अपॉन वी को अलग कर ले, यहाँ पे वेट लिखो इसे। ठीक है, अब देखो वेट अपॉन वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी इंटू इंटू आर टी अपॉन पी, सॉरी ये पी है। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, मॉलिक्यूलर वेट के। यहाँ पे ओवरऑल ऐसे करके लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन पी। ठीक है, एक ये हो गया। यहां से अगर आपको डेंसिटी निकालना हो तो ये भी यहीं पे लिख लो, डेंसिटी इक्वल्स टू पी इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर टी। पी मतलब प्रेशर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा आता है, जैसे इसको भी आप लोग ऐसे घेर के लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आई थिंक, कुछ इसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। ये तो देखो, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। एन हमारा क्या है, मोल्स। मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो पीवी इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आर टी। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट को इधर भेजोगे तो पीवी नीचे आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू वेट इंटू आर टी अपॉन पीवी। यहाँ से क्या किया, वेट अपॉन वी को अलग कर लिया, आर टी अपॉन पी को अलग कर लिए, तो ये अलग हो गया इधर, ये भी अलग हो गया। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ से मॉलिक ये है क्या, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन पी। अब यहाँ से अगर सिर्फ हमको डेंसिटी निकालना हो तो डेंसिटी इक्वल्स टू प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर टी। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ो। हम्म, देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये होता है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इंटू टू। ठीक है, दूसरा होता है एवरेज एटॉमिक मास। ये होता है समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स अपॉन समेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, ये नॉर्मल एवरेज निकालने वाला है फॉर्मूला। ठीक है, सपोज जित अगर एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो अगर चार हमारे पास एटॉमिक एटम्स है जिसका एटॉमिक मास दिया गया है, तो उसको पूरे को चार लिखोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम, तो चार कर दोगे, सिंपल। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसके नीचे एन पहना दो। ठीक है, सिंपल। अब देखो, वेट अपॉन वेट परसेंट क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, या इधर हम कलर चेंज करके लिख देंगे, अभी पहले एक बार इधर लिख दो। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। वॉल्यूम अपॉन वेट परसेंट क्या होता है, मतलब वॉल्यूम बाय वेट परसेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। एक और लास्ट लिख लो, पीपीएम। पीपीएम इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। देखो, आपको समझ में आ गया होगा, ये मोस्टली हम लोग किस में यूज करते हैं, सॉल्यूशन जब चैप्टर पढ़ते हैं उसमें। देखो, वेट बाय वेट परसेंट, इसमें क्या है, सॉल्यूशन है, तो ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, सॉरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वेट है, वॉल्यूम नहीं। अगर वॉल्यूम रहेगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जैसे ही वॉल्यूम की बात आया, ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन वॉल्यूम भी तो है, जैसे ही वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। वेट, वॉल्यूम अपॉन वेट, ये बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है, लेस यूज, बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है, लेस यूज ऐसे करके लिखो। उसके बाद आ जाओ पीपीएम। पीपीएम भी क्या होगा हमारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वेट है इसमें, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। 1 सेकंड रुकना। ये क्या है, पीपीएम वेट हमारा था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये सारा मुझे एक ही पेज पे लिखना था, इसलिए मैंने स्लाइड चेंज किया था, और कोई बात नहीं है, ठीक है। पीछे जगह है तो बचा हुआ है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखो, एक स्ट्रेंथ भी होता है, स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, जैसे इसमें वॉल्यूम आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, सिंपल। देखो, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, हो सकता है बहुत लोगों को आता हो, बहुत को नहीं आता हो, तो जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसको आता है उसके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब फिर आ जाओ, देखो, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, सबसे बेसिक जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब देखो, ग्राम इक्विवेलेंट है तो 1000 आ जाएगा, W अपॉन ई इंटू VmL, या फिर वेट अपॉन ई इंटू VL। अब देखो, इसमें भी सॉल्यूशन था, तो ये भी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए, सिंपल। मोलैरिटी,
मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब इनटू लीटर कर दो डायरेक्ट, देखो मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वीएल, इसी को हम लोग 1000 W डिवाइड बाय MW इंटू VML, ठीक है। वेट 1000 इंटू वेट इन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। अब देखो ml यानी सॉल्यूशन, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब जैसे अगर एमपी सेट वाले हो या जी सेट वाले हो, किसी भी सेट का एग्जाम या कोई भी जेई का हो, ऐसा अगर पूछ दे मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है या क्या है, बहुतों का दिमाग घूम जाएगा जो है इसमें क्या हम लोग लिखे, इसको उसके बेस पे लैब में क्वेश्चन करते थे, वे टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है वो कैसे पता करेंगे। हो सकता है बहुतों का दिमाग घूम जाए और बहुतों को पता हो, तो जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये, और जिसको पता है उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं फिर, ठीक है। मोलैलिटी, देखो मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इतना ही चेंज है इसमें। देखो मोल अपॉन वेट इन केजी, मोलैरिटी को लीटर में लेते हैं वॉल्यूम और मोलैलिटी को वेट अपॉन केजी। अब देखो इसमें सॉल्यूशन तो कहीं आया ही नहीं, तो हमारा मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर से देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट इंटू केजी, ठीक है। इसको फिर लिख लो 1000 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू ग्राम, वेट इंटू ग्राम, ये हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके। अब आ जाए क्या आता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं, काई से। मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है मोल अपॉन टोटल मोल्स, इसका भी यही होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही है ये भी, ओके। और क्या होता है फॉर्मेलिटी, देखो इस लेक्चर को अच्छे से देखो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसको फॉर्मेलिटी नहीं करना, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखना है। फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू वॉल्यूम इन लीटर। इसी को ऐसे करके लिख सकते हो 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इंटू वॉल्यूम इन ml। देखो लीटर था ml में चेंज किए, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, ओके। एक और देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन यूनिट्स, ये होता है वॉल्यूम डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। यूजुअली वॉल्यूम इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके। ये सभी बहुत ही बेसिक्स है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू m इंटू एन फैक्टर, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, n इसमें क्या है हमारा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, और m क्या है हमारा, कैपिटल M है
तो मोलैरिटी। ओके, एक और आता है वेट अपॉन वेट परसेंट इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट इंटू 1 अपॉन डेंसिटी। ये फॉर्मूला भी काफी यूज होता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन के टेप चैप्टर में ये सब बहुत यूज होता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ H2O, ये हम ऑलवेज लेते हैं, इज ऑलवेज 55.65। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ H2O इज ऑलवेज 55.65। ये किसी सेट एग्जाम में पूछा गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन से सेट में, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र सेट कहीं तो था, ये एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये किसी सेट एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ये कौन सा सॉल्यूशन मिक्स करे जो आपस में रिएक्ट ना करे, अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो कुछ और ही बना देगा, उसमें फिर कैलकुलेशन तो धरा का धरा रह जाएगा। तो फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन किसके लिए, नॉन रिएक्टिंग के लिए। नेट नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस ऐसे जाते रहेगा N3V3 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस, ठीक है, ये नेट नॉर्मेलिटी। वही अगर नेट मोलैरिटी हो M1V1 प्लस M2V2, ठीक है, डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस ऐसे ही जाते रहेगा। ओके, उसके बाद आता है एक डाइल्यूशन वाला, देखो मिक्सिंग तो कर दिया, अब डाइल्यूशन वाला भी देख लो। फॉर डाइल्यूशन, ये तो बहुत ही कॉमन है, खैर फिर भी लिख लो। फॉर डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ये हमेशा हमारा करेक्ट होता है। ओके, ये हमेशा किसी पे भी लगाओ करेक्ट हो जाएगा, ऑलवेज करेक्ट। ये ऑलवेज करेक्ट क्यों लिख रहे हैं वो अब समझ में आएगा आप देखो। अगर मोलैरिटी इक्वेशन दे दे आपको, मोलैरिटी इक्वेशन, इसमें बहुत जगह गलती हो जाता है और हम लोग सोचते रहते हैं हमारा प्रैक्टिकल में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे टाइट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं होता है। ये गलत का होता है वो भी देख लो। M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है, ये करेक्ट कब होगा, जब हमारा n फैक्टर 1 होगा। करेक्ट व्हेन n फैक्टर इज 1। अगर n फैक्टर हमारा 1 नहीं है तो करेक्ट नहीं होगा। आप देखो n फैक्टर इसमें कहाँ निकालने बैठे, इसके लिए क्या है सबसे अच्छा, N1, एक सेकेंड, पूरा चला गया क्या, ओके पूरा चला गया, चलो कोई बात नहीं। देखो मोलैरिटी इक्वेशन था ना, मोलैरिटी इक्वेशन इक्वल्स टू M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये कब करेक्ट होगा, जब हमारा n फैक्टर 1 होगा। करेक्ट व्हेन n फैक्टर 1, ठीक है। और इन जनरल की बात करोगे, इन जनरल ये होता है M1 इक्वल्स टू M2 दोनों साइड मोल ऐड कर दो, फिर अपने आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और इसमें लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता है कौन सा, जो लेस इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेस इन कॉन्सेंट्रेशन एंड कंज्यूम फुल्ली आफ्टर रिएक्शन it becomes 0।
देखो अगर हमारे पास ए है और बी है, ठीक है, तो ए का कंसंट्रेशन 2 दिया गया और बी का कंसंट्रेशन 3 दिया गया, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि यही रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। सपोज ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, तो इसका दो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट होगा, इसका दो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट होगा, तो उसके बाद ए तो जीरो हो गया। तो जब ए जीरो हो गया तो रिएक्शन तो आगे बढ़ेगा नहीं। इसीलिए रिएक्शन को प्रोसीड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर लिमिटिंग रिएजेंट कम है तो रिएक्शन उससे आगे बढ़ेगा नहीं। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, दुनिया खत्म फिर। सीधी बात है। इसलिए पहली बात तो लेस इन कंसंट्रेशन एंड कंज्यूम फुल्ली ऑफ द रिएक्शन, पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इट बिकम्स जीरो। ठीक है। यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में भी हम लोग देखते हैं, देखो ये यूनिट कन्वर्जन हम लोग मोस्टली कहाँ यूज करेंगे? थर्मोडायनामिक्स में। पहला अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखता हूँ, एक ही लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ। वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो वॉल्यूम के लिए होगा 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ इक्वल्स टू 10⁻³ इक्वल्स टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग ये डायरेक्ट याद रख लो, बहुत काम आने वाला है ये। थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसमें अगर बात करोगे कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, तो सबको पता है 1 मीटर क्यूब सबसे ज्यादा बड़ा होगा। फिर 1 डेसीमीटर क्यूब सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ये इक्वल टू हो जाएगा 1 लीटर के, फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये हो गया किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। अब प्रेशर के लिए देखो। प्रेशर के लिए एक में काम नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा फिर। सबसे पहली बात तो प्रेशर को किस में डिनोट करते हैं हम लोग? पास्कल में। ठीक है। एक 1 एटीएम इक्वल्स टू, देखो 1 एटीएम इक्वल्स टू 101,325 पास्कल। इसी को लिख सकते हैं 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.01,325 इंटू 10⁻5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो 10⁻5 पास्कल इक्वल्स टू 1 बार। 1 बार। 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.01325 बार। इससे पहले ये हम लिख चुके हैं, इससे 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.1325 बार इससे पहले लिख चुके हैं। ठीक है। इसमें एक और लिख लो, 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 टॉर, या फिर 760 mm ऑफ Hg। ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, आपको प्रेशर में ध्यान रखना पड़ेगा। और देखो प्रेशर में पास्कल यूनिट कहाँ से आया वो भी देख लो। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स को कैसे? न्यूटन, और एरिया को मीटर स्क्वायर। यहाँ से आता है न्यूटन इंटू मीटर -2 टू द पावर -2। इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रख लो, थोड़ा बहुत फिजिक्स भी देख ही लो, और क्या। इसके बाद आ जाओ एनर्जी। एनर्जी में क्या इंपॉर्टेंट होता है? गैस कांस्टेंट आर। गैस कांस्टेंट आर। ठीक है। इसमें भी देखो सबसे पहले आर इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इतना याद रखो। दूसरा आर इक्वल्स टू 0.0821 लीटर एटीएम पर, यहाँ पे लीटर एटीएम पर केल्विन -1 मोल -1। ठीक है। एक तो याद ही है ना अभी, ये लिखे थे 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। ये तो ध्यान ही होगा, अभी जस्ट लिखे हैं। आगे देख लो। देखो आर इक्वल्स टू 0.821 इंटू 1 इंटू 0.11325 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। देखो इसमें क्या क्या जीरो, जीरो पॉइंट यहाँ देखो,
R इक्वल्स टू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन इनवर्स कैल एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे -1 है ना, तो रहने दो, डायरेक्ट डॉट लिखो यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गया। देखो R इक्वल्स टू 0.0821 लीटर इंटू एटीएम इंटू कैलविन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। अब हमको एटीएम हटा के बाहर लाना है, तो फिर ये हो जाएगा R इक्वल्स टू 0.821 इंटू 1.01325 इंटू लीटर बार इंटू कैलविन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखो, एक होता है R इक्वल्स टू 8.314 केल्विन पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, एक होता है R इक्वल्स टू 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, देखो एनर्जी वाले में आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा, इसके लिए सिंपल बताएं, एक लाइन सिंपल काफी है। ओवरऑल सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, जूल से स्टार्ट करते हैं। 8.314 जूल इक्वल्स टू 0.0821 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 0.0814 लीटर बार इक्वल्स टू 8.314 केल्विन पास्कल लीटर इक्वल्स टू 2 कैलोरी। इतना ही याद रखो और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, एनर्जी के लिए, ओवरऑल एनर्जी के लिए ये याद रख लो, ये सब याद रखना हो तो चलेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद ये वॉल्यूम के लिए ये याद रखो, और प्रेशर के लिए एटलीस्ट 1 atm इक्वल्स टू 101325 पास्कल। दूसरा 1 atm इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 atm इक्वल्स टू 1.01325 बार। इतना आप तो तीनों याद रखो, और हाँ एक ये भी ध्यान रखो, प्रेशर में सारा ध्यान रखो, वॉल्यूम में सिर्फ इतना ही काफी है, और एनर्जी में बस इतना ही काफी है। ठीक है, अगर आप लोग इतना कवर कर लेते हो तो आपको इस किस चीज में डाउट नहीं होगा, सॉल्यूशन में कभी डाउट नहीं होगा, इलेक्ट्रो में कभी डाउट नहीं होगा, थर्मो में कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में अगर कैटलिस्ट वाला पार्ट करोगे तो उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। और सबसे जो पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, एक बार शुरू से लेके लास्ट तक देखो, अगर लास्ट तक आप लोग पहुंच गए हो तो। ठीक है, अगर आपको इसके बेस पे क्वेश्चन करना है तो कमेंट करना, ज्यादा कमेंट आएगा तो इसके बेस पे हम आपको 10-20 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, आइडिया आ जाएगा जो कैसे इसका अप्रोच करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट कहाँ से हम लोग किए थे, सबसे पहले मोल देखे थे। ठीक है, सबसे पहले मोल, उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट और आइडियल गैस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग किस में घुस गए थे, सॉल्यूशन में ये सब ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है, नॉर्मेलिटी है, फिर मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, फॉर्मेलिटी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन यूनिट हो गया। फिर नॉर्मेलिटी को अगर एन फैक्टर्स के साथ रिलेशन में डाल दे तो वो भी देख लिए। उसके बाद वेट अपॉन वेट परसेंट भी हो गया। ठीक है, वेट अपॉन वेट परसेंट पहले भी हुआ था और बाद में हुआ। ओके, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन अगर नॉन रिएक्टिंग हो तो, उसके बाद डाइल्यूशन के लिए भी नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, ये सब सारा ऑलमोस्ट हो चुका है कवर। उसके बाद यहाँ से हम लोग थर्मो में जो यूज होता है यूनिट कन्वर्जन वो देख चुके हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, और अगर आपको इसके बेस पे क्वेश्चन चाहिए तो वो भी बता देना, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।